नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त है तेजस 24 का। फटाफट अंदाज में खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत रूस यूक्रेन से युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, मिकोलेव शहर पर क्लस्टर बम से हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों में रूस ने क्लस्टर बम गिराए, अस्पताल स्कूलों पर भी क्लस्टर बम गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रशिया की तरफ से जारी हैं। मानवता का कत्ल एक तरीके से ऐसा लगता है कि रशिया इस पर आमादा हो चुका है जंग को जीतने के लिए। क्लस्टर बम, और ये शायद दूसरी या तीसरी बार है जब इस प्रकार यूक्रेन में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है रशिया द्वारा। इससे पहले ये आरोप भी बाकायदा लगाए गए थे और ज़ेलेंस्की ने इन आरोपों को लगाते हुए पश्चिम से, नेटो देशों से मदद की अपील की थी कि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें मदद चाहिए, हमारा समर्थन कीजिए। लेकिन देखिए, एक बार फिर क्लस्टर बम से हमला हुआ है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। युद्ध संकट के बीच बड़ी खबर निकल के युद्ध के मैदान से, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किम जोंग ने धमकी दी है। किम जोंग ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दे डाली है। किम जोंग की भी एंट्री हो गई है। इस युद्ध में देश पर हमला होगा तो न्यूक्लियर से जवाब देंगे, ये कहना है किम जोंग का। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किम जोंग, जो कि संघी माना जाता है, लगातार एक के बाद एक परमाणु टेस्ट उनके देश में होते रहते हैं। इस बीच देखिए, ताजा धमकी, ये बेहद नया बयान आपको किम जोंग का बता रहे हैं। न्यूक्लियर हमले की सीधा किम जोंग ने इसमें धमकी दी है कि देश पर हमला होगा तो न्यूक्लियर वेपन से जवाब देंगे, ये तय है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गया, हमारे सहयोगी। सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। संजीव, पहले भी रशिया के समर्थन की बात किम जोंग की तरफ से सामने आ चुकी थी। इन हालात में ये बयान क्या प्रोवोकेटिव साबित हो सकता है? तो ये है कि जो इमीडिएट प्रोवोकेशन है, जो ये फौरी तौर पर ये बयान इसलिए दिया गया कि साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी मिसाइल क्षमता बहुत अच्छी हो चुकी है और हम नॉर्थ कोरिया की किसी भी ठिकाने पर हमला कर सकते हैं, पलक झपकते उस इलाके में हम तबाही मचा सकते हैं। ये जो बयान था, ये शुक्रवार को आया था दक्षिण कोरिया की तरफ से, और उसके बाद ये बयान दिया गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर हम न्यूक्लियर हमले करने में चूकेंगे नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि क्या हम एक ऐसी स्थिति को देख रहे हैं जहां रूस समर्थक देश बड़े अग्रेसिव तरीके से उन देशों पर बयानबाजी कर रहे हैं, हमले की बात कर रहे हैं जो अमेरिका समर्थक है। क्या एक नया दौर है जिसमें दुनिया दो भागों में सीधे तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? जी, आप बने रहिएगा, अपडेट्स के लिए लगातार आपके पास आते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें दर्शकों को। है जहां रूसी सेना ने कई इमारतों को निशाना बनाया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अस्पताल की ये इमारत धराशायी हो चुकी है। तबाह हो चुकी इमारत एक अस्पताल है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने एक किंडरगार्टन स्कूल और लगभग 5 इमारतों को निशाना बनाया, जिन्हें मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले तेज कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली है। ये कोई आसमान में चमकती हुई बिजली नहीं, बल्कि रूसी सेना की गोलाबारी है जो इस शहर पर कहर बरपा रही है। तस्वीरें यूक्रेनी शहर निकोलोव की है। रात के अंधेरों में गोलों की आवाज और धमाकों के साथ उठती चमक से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। पुतिन ने भले ही कीव और उसके आसपास के इलाकों से अपनी सेना को वापस बुला लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे शहर हैं जहां रूस की मिसाइलें आतंक मचा रही हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये भी आपको बता दें। खार्किव में रूस की सेना ने बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर खार्किव से है, दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का। खार्किव के चुहेव में रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले में चुहेव शहर में भारी तबाही की भी खबर है। अटैक में 2 यूक्रेनियंस की मौत की खबर सामने आ रही है। खार्किव के चुहेव इलाके को निशाना बनाया है इस बार रशिया ने। यहाँ पर एक के बाद एक भारी बमबारी की गई। डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, एक के बाद एक अब तक लगभग कितने शहर इस प्रकार तबाह हो चुके हैं यूक्रेन के? देखिए, अगर लवीव को छोड़ दें जो कि पश्चिम में पड़ता है यूक्रेन के, तो फिर ऐसा कोई शहर नहीं जिसके ऊपर यूक्रेनियंस के रूसियों ने हमला नहीं किया है। लेकिन ये जो आप हमले देख रही हैं, इसकी एक जो प्रमुख वजह है
वो दरअसल ये है कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। ये पुल बैक स्ट्रैटेजी है और पुल बैक स्ट्रैटेजी के तहत हर उस ठिकाने पर हमला किया जा रहा है जहां से हमला होने की संभावना है। पीछे हटती हुई जो सेनाएं हैं रूस की, वो पीछे हटने के साथ साथ हवाई हमले में विश्वास कर रही हैं और उन इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर रही हैं जहां से हमले हो सकते हैं। इसमें ये देखा जा रहा है कि करीब पिछले 3 दिनों में लगातार रूसी सेना अपने वो तमाम पोजीशंस छोड़ रही है जो उसने कीव के आसपास बनाए थे। कीव से बहुत दूर जा चुकी है सेना। खार्किव में चूंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है तो वहां पे हमले हो रहे हैं और कोशिश रूसी सेना की है कि अब अपने स्ट्रेंथ वाला जो इलाका है उनका डॉनबास का, वहां पहुंच जाए और वहां कंसोलिडेट करके उन कब्जों को, उन इलाकों को अपने कब्जे में लेने की पूरी तरह से कोशिश करे। ये इलाका जो कि डॉनबास से शुरू होता है और फिर वो मारियोपोल होता हुआ ओडेसा तक जाता है, तो एक आर्क बनाने की कोशिश हो रही है और उसी की तरह ये पुल बैक हो रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा संजीव, लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। हाथों को उठाकर आत्मसमर्पण करते ये यूक्रेनी सेना के जवान हैं। तस्वीरें मारिपोल की हैं, जहां यूक्रेनी सेना के 250 जवानों ने आत्मसमर्पण किया है। तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेनी सेना के जवान हाथों को ऊपर उठाकर समर्पण कर रहे हैं। साथ ही उसने मारिपोल पर हमले तेज कर दिए हैं और कई इलाकों पर अपने कब्जे का दावा कर रही है। एक के बाद एक लगातार होते धमाके और उन धमाकों से निकलती आग। तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां रूसी बमबारी से ये रिहायशी इलाके थर्रा उठे। करीब 24 सेकंड के इस वीडियो में रूस ने इस रिहायशी इलाकों में 20 से ज्यादा बम गिराए। वीडियो एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है, जो बता रहा है कि रूसी सेना रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन के जॉयटोमिर शहर से सामने आ रही है। बड़ी खबर बताया जा रहा है, जॉयटोमिर में भीषण युद्ध के बाद यूक्रेन ने रशियन सेना को पीछे खदेड़ दिया। खबर है, लंबी लड़ाई के बाद यूक्रेनी सेना ने जॉयटोमिर शहर पर फिर से कब्जा कर लिया है और इस बात की पुष्टि खुद जॉयटोमिर के सेना अधिकारियों ने की है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूचा, इससे पहले याद होगा आपको, वो शहर भी दोबारा कब्जे में लेने की बात, उसका दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया था। अब जॉयटोमिर को लेकर भी ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। सीधा रुख करते हैं, संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे डेप्यूटी एडिटर। संजीव, क्या खबर है? जॉयटोमिर फिर वापस ले लिया गया है कब्जे से और एक के बाद एक, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या जहां जहां रशियन सेना ने कब्जा किया वहां दोबारा यूक्रेन का कब्जा रूसी सेना को पीछे खदेड़ने पर मजबूर कर रहा है? 24 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, आपको याद होगा। सीधे कोशिश कीव तक पहुंचने की गई। कीव में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आउटस्कर्ट्स पर, कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उसके पहुंच चुके थे। अब इसके बाद से कीव को आजाद करा लिया गया एक तरह से। यूक्रेनियन फोर्सेस ने कभी कीव में घुसने नहीं दिया रशियंस को। उसके बाद और पीछे सेना हट रही है, रूसी फोर्सेस और पीछे हट रही हैं। उसमें आपने शहर का नाम लिया, बूचा शहर पीछे हट गई, वहां से इरपिन शहर पीछे, अब जॉयटोमिर शहर पीछे। ये 4 शहरों को तो हमने अभी तुरंत देखा कि यूक्रेनियन फोर्सेस लगातार कब्जे में लेती जा रही हैं और रशियन फोर्सेस पीछे हटती चली जा रही हैं। दरअसल ये एक वॉर स्ट्रैटेजी है रूस की, और रूस उन इलाकों को छोड़ रहा है जिसकी उसे दरकार नहीं है। उसके, आपको याद होगा, उनके सैनिकों ने और उनके जनरल्स ने कहा था कि फर्स्ट फेज जो है वॉर का वो ओवर हो गया है, यानी कि उन्होंने सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। अब उन इलाकों से वो पीछे हट रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, ऐसा लगता है कि वो उन इलाकों पर और ज्यादा मजबूती से अपनी पकड़ बनाएंगे जो इलाके रूस की सरहद से लगते हैं। और वो इलाका कौन सा है? डोनेट्स्क और लुहांस्क। और फिर दूसरी तरफ अगर आप ब्लैक सी कोस्ट में चलिए तो मारियोपोल और ओडेसा, ये 4 जगहों को अपने जद में लेने के लिए और वहां अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और सारी फोर्सेस अब ईस्ट की तरफ आ रही हैं। और इसी कारण से एक के बाद एक शहर हम देख पा रहे हैं कि यूक्रेनियंस अपने कब्जे में लेते चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि रशियंस जो है वो शहर छोड़ते चले जा रहे हैं। जी, आप बने रहिएगा संजीव, और अब दिखाते हैं दर्शकों को तेजस 24 में कुछ और अहम खबरें। बूचा में आम लोगों के हर सड़क पर बिखरे शव युद्ध अपराध के बड़े सबूत हैं।
कीव के बाहरी इलाके बूचा में हुई बर्बरता के बाद जर्मनी, फ्रांस और दुनिया भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बूचा के मेयर का दावा है कि महीने के लंबे रूसी कब्जे के दौरान रूसी सैनिकों ने करीब 300 नागरिकों की हत्या की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोपों को नकारते हुए इसे यूक्रेन की उकसाने की कार्रवाई बताया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी सेना के निशाने पर चरनिहिव शहर भी आ चुका है। हालांकि इससे पहले भी चरनिहिव में एक के बाद एक हमले हुए थे, लेकिन देखिए चरनिहिव के रास्ते में बताया जा रहा है एक बार फिर कीव में घुसना चाहती है रशियन सेना, और इस बार जो रास्ता चुना गया है वो चरनिहिव के जरिए। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं, सीधा एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, यानी अभी भी जो मेन मोटिव है, मकसद है, रशिया का डेविएट नहीं हुआ है, कीव में घुसना चाहे किसी भी जरिए। देखिए, ये एक ऐसा शहर है जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गेटवे की तरह है कीव के लिए। लेकिन आप कल्पना करें कि शुरुआती दिन से ही 24 फरवरी से ही रशियन फोर्सेस कीव में आना चाहती थी, लेकिन कीव की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो ऐसे रणनीतिक जगह पर बसा हुआ है कि उस पर कब्जा करना तब भी संभव नहीं हो पाया जब फुल फोर्स के साथ रूसी सेनाएं घुसी थी यूक्रेन में, और आज भी जब उनकी जो फायर पावर है वो कमजोर हुई है। हम लोग जितनी भी खबरें दिखा रहे हैं आशा, उन सब में हमने ये दिखाया है कि दरअसल ये हवाई हमले लगातार रूसी फोर्सेस के द्वारा किए जा रहे हैं। कोई ट्रुप मूवमेंट हो रही है, कोई उनके फौजी जमीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। और ऐसा आप तब करते हैं जब आप नहीं चाहते हैं कि आपके सैनिक हताहत या घायल हो। दरअसल खार्किव हो या फिर मारिउपोल हो या फिर खैरसॉन हो, इन सब इलाकों में हवाई हमले के जरिए रूस सबड्यू करना चाहता है उस इलाके को, वहां पर जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनको और लोगों को। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, तो लोग बाद उन्हें एक तरह से पीछे हटाने की कोशिश में और ज्यादा लग रहे हैं, तो लोग बाद नॉर्मली रुक जाएं और वो उन्हें परेशान न करें। इस कारण से ये हवाई हमले हो रहे हैं। अब रहा सवाल ये जो चेरनिहिव का इलाका है, ये चेरनिहिव का इलाका पहले ही बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट हो चुका है और चेरनिहिव में बहुत दिनों से रूसी सेना थी, अब वो पीछे हट रही है तो लगातार बम बरसा रही है ताकि उसे पीछे हटने में तबाही और बर्बादी का सामना न करना पड़े। वो इतना तबाह कर देना चाहती है शहरों को कि यूक्रेनियंस में हिम्मत न हो उनके ऊपर हमला करने की। जी संजीव, बड़ी खबर के लिए फिर आते हैं आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर दिखाते हैं तेजस 24 में कुछ और अहम खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस ने यूक्रेन में जो किया उसने दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को कठिन बना दिया है। Встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны, потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь. बूचा में हुई घटना को यूक्रेन और सहयोगी देशों की रूस को कमजोर करने की कोशिश बता रहा है। Вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. और तेजस 24 में इस वक्त एक और बड़ी खबर, निकोलेव शहर पर क्रूज मिसाइलों से एक के बाद एक अटैक किए गए हैं। रूसी हमलों में निकोलेव का अस्पताल तबाह हो गया। इस रूसी हमले में एक बच्चे समेत कई लोगों के मौत की भी खबर सामने आ रही है। यह दर्दनाक मौत, एक बच्चे समेत कई लोगों की मौत की खबर है। निकोलेव में निकोलेव शहर पर क्रूज मिसाइलों से एक के बाद एक अटैक किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन पर निशाना साधा है। बाइडेन ने पुतिन को वार क्रिमिनल कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि रूस पर और भी प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so it happened to Putin. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information.
रूसी सेना के निकलने के बाद बूचा में सैकड़ों आम लोगों के शव मिले हैं। सड़कों पर बिखरे शव मिलने के बाद पूरी दुनिया में कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। जेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों की मांग की है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि वे वार क्राइम की जांच कर रहे हैं। इधर यूएनएससी ने बूचा मामले पर बैठक बुलाने को राजनयिक ने ब्रिटेन के इस मामले पर बैठक बुलाने की अपील की थी। यूएनएससी की अध्यक्षता इस समय ब्रिटेन के पास है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को फिर से युद्ध अपराधी कहा है। बाइडेन ने पुतिन को लेकर फिर बड़ा बयान दिया, युद्ध अपराधी करार दिया। बूचा में जो हुआ वो क्रूरता है। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा वो साबित हुआ, रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे बाइडेन ने कहा पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चले। वहीं बाइडेन ने फिर से अपने शब्दों का इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ किया, कहा बूचा में जो हुआ वो क्रूरता है, रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि बूचा हत्याकांड अभी तो केवल रूसियों के क्राइम के खुलासे की शुरुआत है। Is much worse compared to what we've seen in Bucha and other cities, towns and villages nearby Kiev. Another meaningful conversation with Liz. I regret. Half measures are not enough anymore. और चलिए अब दिखाते हैं आपको पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जो कि मुसीबत का सामना कर रहा है इस वक्त, जहां इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। वहां से जुड़ी कुछ अहम खबरें। श्रीलंका में राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री की दहलीज पर भी विरोध की आग पहुंच गई है। सोमवार को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। राजधानी कोलंबो के तंगाली इलाके में पीएम आवास के बाहर जुटे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों के निशाने पर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की फैमिली है। सोमवार को राष्ट्रपति गोटबाया ने अपने भाई को वित्त मंत्री पद से हटा दिया था। कोलंबो में जारी आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सोमवार श्रीलंका सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों के प्रदर्शन और गुस्से को इमरजेंसी और कर्फ्यू और बढ़ा रहे हैं। आपातकाल लगाए जाने से लोगों में और नाराजगी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लोगों का प्रदर्शन जारी है। कोलंबो के विहार महादेवी पार्क में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किल्लत और कंगाली से परेशान लोग सरकार को हर मोर्चे पर असफल बता रहे हैं। सरकार विरोधी तख्तियां लिए लोग प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में तेल की किल्लत बदस्तूर जारी है। राजधानी कोलंबो में सोमवार को कर्फ्यू के बीच पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार दिखी। पेट्रोल पंपों पर पुलिस भी तैनात है। गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए ड्राइवरों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। देश में 36 घंटे की कर्फ्यू की मियाद सोमवार सुबह 6 बजे खत्म हो गई। पेट्रोल डीजल की किल्लत को लोग सबसे बड़ी चुनौती बता रहे हैं। श्रीलंका में गैस स्टेशनों के बाहर भी लोगों की कतारें लगी हैं। 200-200 मीटर लंबी लाइन में लगे लोग हलकान हो रहे हैं। I came to this station because yesterday also I was in this queue. I waited for 8.5 hours in this queue yesterday, and after when I came very close to the station, the gas ran out, and again I had to come today. श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की। प्रेमदासा ने कहा कि भारत यथासंभव हमारी मदद भी कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को न केवल डीजल और अन्य पेट्रोल पदार्थों की मदद उपलब्ध कराई है, भारत ने श्रीलंका को चावल सहित खाद्य सामग्री भी भेजी है। श्रीलंका को 2 चरणों में $1 बिलियन और $1.5 बिलियन की आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई है। श्रीलंका में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आम लोग चीनी कर्ज में देश के फंस जाने को लेकर सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं।
अनुबंधों के अनुसार श्रीलंकाई सरकार को 2026 तक प्रति वर्ष चीन को $6.5 बिलियन का भुगतान करना है। एक कर्ज चुकाने के लिए चीन के दूसरे कर्ज की पेशकश को श्रीलंकाई कर्ज में फंसाने की चाल बता रहे हैं। श्रीलंका के ज्यादातर पोर्ट्स चीन 99 साल की लीज पर ले चुका है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सियासी संकट को खत्म करने की राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पहल की है। राष्ट्रपति ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति की अपील को मुख्य विपक्षी दल एसजेबी और जेवीपी ने खारिज कर दिया है। श्रीलंका संसद में नेता प्रतिपक्ष साजिद प्रेमदासा ने इस बारे में जानकारी दी। विपक्षी दल भी मौजूदा संकट के लिए राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच सोमवार को 4 मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में वित्त से लेकर विदेश मंत्री तक शामिल हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सामने अली साबरी ने वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। उन्हें बेसिल राजपक्षे की जगह मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जीएल पेरिस नए विदेश मंत्री होंगे। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में रविवार को कैबिनेट ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका में आर्थिक और ऊर्जा संकट के खिलाफ फूटे जन आक्रोश से सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। कोलंबो सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच बिजली कटौती में कमी आई है। लोगों के तेज प्रदर्शन के बाद 13 घंटे के पावर कट को हटाकर 6 घंटे तक कर दिया गया है। रविवार को कोलंबो में बिजली कटौती नहीं हुई। 36 घंटे के कर्फ्यू के खत्म होने के बाद भी इमरजेंसी जारी है। सरकार के विरुद्ध बोलने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो चुकी है कि आम लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। चावल 1 महीना पहले 90 से 95 श्रीलंकाई रुपए में मिल रहा था। आज उसकी कीमत 220 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। दूध की कीमतें 90 रुपए से बढ़कर 250 रुपए और चीनी 120 रुपए प्रति किलो से 280 रुपए तक हो चुकी है। 120 रुपए प्रति किलो वाली दाल अब 500 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। श्रीलंका मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपने देश के आर्थिक संकट के लिए पोस्ट लिखा है। जैकलिन ने भारत सहित दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए एक पोस्ट लिखा है। अभिनेत्री ने लिखा, मेरा देश और देशवासी से जो कुछ भी झेल रहे हैं उसे देखना एक श्रीलंकाई होने के नाते बेहद दुखद है। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाजों महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने भी राजनेताओं पर हमला बोला है। देश में वित्तीय संकट के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने सरकार को आड़े हाथों लिया। राजस्थान रॉयल्स के मेंटर की भूमिका निभा रहे संगकारा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, लोगों और परिवारों को संकट में देखकर दिल टूट गया है। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज भनुका राजपक्षे ने कहा, श्रीलंका के अपने साथी लोगों की नाराजगी महसूस कर सकता हूँ। और अब बिग ब्रेकिंग, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, IMF ने फिलहाल पाकिस्तान को कर्ज देने से ही इनकार कर दिया है। वहीं डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में गिरावट भी लगातार जारी। अब तक पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 42% तक गिर चुका है। पाकिस्तान में गैस की कीमतें 200% तक बढ़ चुकी हैं। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, इमरान खान का इस पर भी फैसला सुनाने वाला है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने के खिलाफ याचिका पर आज भी सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि डिप्टी स्पीकर ने अधिकार से ज्यादा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ स्पीकर ही संसद भंग करने पर फैसला दे सकते हैं। नेशनल असेंबली भंग किए जाने के मामले का CJP ने स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने विपक्ष की फुल बेंच गठित करने की मांग फिलहाल खारिज कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अपील का राजधानी इस्लामाबाद में असर दिखा। विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन की अपील पर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इमरान के समर्थन में डी चौक पर मोबाइल टॉर्च जलाकर लोगों ने नारेबाजी की। विपक्ष को सदन में पटखनी देने के बाद PM इमरान सड़क पर भी विपक्ष से दो हाथ करने के लिए तैयार है। और आज की एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान से ही, जहां पर आज
इमरान खान हुंकार भरेंगे। इमरान खान रैली कर समर्थकों को संबोधित करेंगे। आज फिर रैली करने वाले हैं। कल शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था इमरान खान का सड़कों पर, जिसमें भारी तादाद में उनके सपोर्टर्स नजर आए। और दूसरी बड़ी बात कि आज फिर एक बार इमरान खान सड़कों पर उतरेंगे। विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी उनकी फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन इमरान खान पर खुद भी तलवार लटकी हुई है। क्या होगा इमरान खान का, सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है। पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री के समर्थन में लोगों ने राजधानी में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी दलों को आड़े हाथों ले रहे लोग नारा लगा रहे थे। इमरान ने अपनी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश करार दिया था। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान। कौन बचाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला जारी है। सोमवार को सुक्कर में पार्टी रैली को संबोधित करते हुए बिलावल ने इमरान को कायर कहा। पूरा मईशत को तबाह कर दिया और कहता है कि तब्दीली लेकर आया। ये आदमी झूठा साबित हो गया है। ये आदमी मुनाफिक साबित हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने पीएम इमरान खान को भ्रष्ट बताया है। बिलावल ने कहा कि करप्शन मुक्त पाकिस्तान बनाने का नारा उनका पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। था इसने कि करप्शन का खात्मा करेगा, मगर करप्शन का खात्मा क्या, इसने करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक करप्शन का इलाज नहीं कर सका, खुद करप्ट तरीन निकला। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी हुई है। राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर पीटीआई समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की। पाकिस्तान को बचाएगा कौन? इमरान खान, इमरान खान, ये नारेबाजी वहां पर की गई। शक्ति प्रदर्शन जो देखने को मिला, उसी दौरान पीएम इमरान खान के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी और एक नए किस्म की राजनीति करते इमरान खान नजर आ रहे हैं। कल सीधा सीधा जनता से बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, सवालों के जवाब तक दे रहे थे। पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम पर सियासी मंथन जारी है। पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने देश के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक पीएम के तौर पर नामित किया है। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दूसरी ओर पीएमएल के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक पीएम के लिए नाम सुझाने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान ही पीएम बने रहेंगे। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रधानमंत्री और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष को कार्यवाहक पीएम का नाम सुझाने को कहा था। राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा कि इमरान अहमद खान नियाज़ी अनुच्छेद 224(1)(4) के तहत कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति होने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को आम लोगों से मुखातिब हुए। टीवी चैनल के जरिए आम लोगों से बातचीत में पीएम इमरान ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे सारा अमला, इलेक्शन, वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये सारी इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह एक हुकूमत कह रही है, हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आपका वजीर आजम आपके साथ कार्यक्रम में जनता से फोन कॉल पर बातचीत के दौरान पीएम इमरान ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। पीएम इमरान ने विपक्ष पर सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इनकी सारी कोशिश ये है कि ये इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को खत्म करेंगे, इनके केसेस खत्म होंगे और ये होगा NRO 2 लेंगे। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था। इमरान खान आज तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक करेंगे। संसद भंग होने के बाद से पीटीआई इलेक्शन मोड में आती दिख रही है। पीएम इमरान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चुनावी रणनीति और टिकट बंटवारे पर चर्चा होगी। नेशनल असेंबली में विपक्षी मंसूबे को धराशायी करने के बाद पीएम इमरान पूरे एक्शन में है।
सदन में विपक्ष को पटखनी देने के बाद इमरान अब सड़क पर भी चुनौती देंगे। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक पीएम इमरान विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने का लगभग फैसला कर लिया है। पीटीआई और उसके सहयोगी दलों के नेता अब सरेआम अमेरिका के विरोध में बोल रहे हैं। आगामी चुनाव में पीएम इमरान अमेरिका से आजादी का अभियान छेड़ सकते हैं। आगामी चुनाव में पीटीआई के लिए अमेरिका और भारत विरोध मुख्य मुद्दा होंगे। गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इमरान खान ने जिस तरह से बाजी पलटी है उससे भारत में मायूसी छाई है। पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी नेता शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले जमानत रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। सोमवार को विशेष अदालत के इस फैसले से प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। 14 अरब डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये याचिका संघीय जांच एजेंसी ने दाखिल की थी। देश में सियासी संकट के बीच इमरान शहबाज को सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। हालांकि विशेष अदालत ने शहबाज और उनके बेटे हमजा को 11 अप्रैल की सुनवाई में नामजद करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच अमेरिका पर भी राजनीतिक अनबन बढ़ रही है। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पीएम इमरान के अमेरिका विरोधी बयान पर सवाल उठाया। शहबाज ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 8 मार्च को दिया गया था और प्रधानमंत्री को इसके पीछे अमेरिकी साजिश की जानकारी 24 मार्च के पहले क्यों नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने पीएम इमरान पर देश में सिविल मार्शल लॉ लगाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बावजूद विपक्ष ने अपना सत्र बुलाया। विपक्ष ने पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर 197 मतों से उसे पारित कर दिया। मतदान के परिणाम की घोषणा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता और नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष सरदार अय्याज सादिक ने की थी। विपक्ष ने कार्यवाही को कानूनी एवं वैध घोषित किया। सचिवालय कर्मचारियों के समर्थन और ध्वनि उपकरण न होने के बावजूद विपक्ष ने सत्र का आयोजन किया। पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में महिला विधायकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। महिला विधायकों में मारपीट की घटना रविवार की है। पंजाब विधानसभा में महिला विधायकों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने के साथ ही एक दूसरे के बाल भी खींचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर को बर्खास्त कर दिया था। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई 6 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी साजिश के आरोप की हवा निकल गई। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के पीछे अमेरिका का हाथ होने के कोई सबूत नहीं मिले। सूत्रों के हवाले से खबरों के मुताबिक NSA के अधिकारी भी पीएम इमरान खान की विदेशी साजिश की थ्योरी से इनकार कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अमेरिकी साजिश के आरोपों पर नाखुशी जाहिर की थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में हमले में घायल हुए सिपाहियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना, घटनास्थल का भी जायजा लिया। इधर आरोपी मुर्तजा की कोर्ट में पेशी हुई, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया। लेकिन गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी ने घटनास्थल का खुद जायजा भी लिया। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद कल सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। सीएम ने उस जगह का मुआयना भी किया जहां हमला हुआ था। सीएम योगी ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एडीजी ATS नवीन अरोड़ा, एडीजी STF अमिताभ यश, एडीजी जोन अखिल कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसी भी श्रद्धालु को वहां खतरा न हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित की हालत गंभीर बनी हुई है। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को कल गोली मार दी थी। एक कायराना वारदात आतंकियों की तरफ से देखने को मिली थी। सोनू नाम के कश्मीरी पंडित जो कि घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए थे। अब जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें, उनकी हालत अभी बेहतर नहीं हुई है, हालत गंभीर बनी हुई है। ये शोपियां से बड़ी खबर। और इसने एक बार फिर वो डर जो कश्मीरी पंडितों ने झेला 90 के दशक में और कश्मीर फाइल्स फिल्म सामने आने के बाद जिस प्रकार लगातार कश्मीरी पंडित चर्चा में रहे, क्या इसलिए ये निशाना कश्मीरी पंडित सोनू को बनाया गया? कल ये खबर सामने आई थी, आपको बता दें,
शोपिया में एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया था। बाद में श्रीनगर के बेस अस्पताल में उनको रेफर किया गया, वहीं पर एडमिट करवाया गया था, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इधर पूरे इलाके को घेर लिया था सुरक्षा बलों ने, सर्च अभियान भी चलाया जा रहा था और भरोसा जगाने की भी कोशिश तेज हो चली है। आज दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के सांसद और मंत्री मौजूद रहेंगे। उधर बीजेपी ने अपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर 5 से 8 अप्रैल तक राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा है। इन विधेयकों में राष्ट्रीय राजधानी में 3 नगर निगमों को मिलाकर एक निगम बनाने के प्रावधान वाला विधेयक भी शामिल है। योगी पार्ट 2 में भू माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीज उर्फ अशरफ और उसके पार्टनर अतुल त्रिवेदी के करीब 150 बीघे से ज्यादा जमीन पर की गई अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं कराया गया था। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने आज 4 राज्यों में बंद का ऐलान किया है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी ने इसे लेकर बाकायदा पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये बंद भाकपा माओवादियों की सेंट्रल कमेटी और पूर्वी रीजनल ब्यूरो के मेंबर अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचनदा उर्फ कबीर की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। नक्सलियों के बंद के ऐलान के बाद चारों राज्यों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।